ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिसेंट स्टार क्लासेस। तो कैसे हैं यार आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। और आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? पर कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बता दो ताकि हमें भी थोड़ा आइडिया लग सके। और यार हम भी आपकी जो है ट्रैक रिपोर्ट प्रोग्रेस जो रिपोर्ट जो है इसको हम थोड़ा ट्रैक कर पाए और हमें आइडिया लगे कि आप कितना पढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो साहब आज का जो लेक्चर है इस लेक्चर से नीट में और बोर्ड के अंदर में, ठीक है ना, नीट में और बोर्ड में दोनों में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे बच्चे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही रहती है कि वो क्वेश्चन को गलत ही आंसर करके आएंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है इसको बिल्कुल भी मिस मत करो यार। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस का ज्यादातर लेक्चर सही हो जाता है, ज्यादातर क्वेश्चन आता है ना तो स्पर्मेटोजेनेसिस बच्चे सही करके आते हैं। पर oogenesis के अंदर में ऐसा पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है कि वो हमेशा गलती करके ही आते हैं। और एग्जामिनर अगर फंसाना चाहता है तो ज्यादातर क्वेश्चन किससे बना के देगा भैया? oogenesis से बना के देगा या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस के न्यूमेरिकल्स से ऐसा क्वेश्चन को फ्रेम करना चाहेगा। तो साहब बस यही कहना है कि इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि oogenesis यार बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस तो मैंने पिछली क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से तुमको सब कुछ पढ़ाया था। उससे बनने वाले क्वेश्चन, आगे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और कितने को टाइप के अलग अलग क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आ चुके हैं, ये सारा क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो जो बच्चे यार डायरेक्ट इस लेक्चर पे जम करके आ गए, एक बार स्पर्मेटोजेनेसिस में थोड़ा बहुत देख ले ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया मिल सके। तो चले भाई, आज का लेक्चर हम फटाफट शुरू करते हैं, बिना 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 अपना समय बर्बाद किए, है ना। बिना अपना समय क्या किए, बर्बाद किए। देखो यार स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis की जब भी हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो एक मेजर डिफरेंस हुआ करता है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। नाम ही तुम्हें सुन के लग रहा होगा कि ठीक है ना, क्या होगा स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर में, क्या होगा और oogenesis के अंदर में क्या होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म हम बनाएंगे और oogenesis के अंदर में हम क्या बनाते हैं? ओवम बनाते हैं। देख रहे हो, ये पिछला बार जो भी एनसीईआरटी जो भी बच्चे शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं, देख रहे हो भाई कितनी गंदे तरीके से यहाँ पे एनसीईआरटी की धुलाई हुई है। देख रहे हो ना, एक एक कॉन्सेप्ट किस लेवल का पढ़ा गया है, पूरी की पूरी एनसीईआरटी की एकदम धज्जियां उड़ा के रख दी गई है इस डिसेंट स्टार के एनसीईआरटी टुकड़ा वर्जन 2.0 के चैनल सीरीज में। ठीक, तो देखो यार पिछले क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म और स्पर्मेटोजेनेसिस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। देखो इस बार जब यार क्वेश्चन आया था ना नीट और बोर्ड के अंदर में, बहुत सारे बच्चे यार गलत करके आए थे। तुम गलत करके नहीं आओगे, ये हमारा प्रॉमिस है। देखो अब यहाँ से शुरू कर देते हैं इसको स्पर्मेटोजेनेसिस को बहुत ही अच्छे तरीके से, और एक एक चीज समझते जाना जैसे जैसे मैं तुमको बताते जा रहा हूँ। देखो जब भी हम बात कर रहे हैं oogenesis का तो थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। oogenesis के टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देना पड़ेगा। चलो मैं तुमको तो एक रफ पेज यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ से हम एक एक चीज को समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखो जब बात कर रहे हैं हम oogenesis, ठीक है ना, सही लिखा ना? हाँ सही लिखा भाई, oogenesis। थोड़ा सा मैं छोटा हो जाऊं क्या? ये साहब छोटा हो जाते हैं। ठीक, देखो हम जब भी बात करते हैं भैया oogenesis की तो यहाँ पे ओवा बोल लो या फिर एग बोल लो, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो सेकेंडरी oocyte है इसका फॉर्मेशन क्या होता है? oogenesis होता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। चलिए साहब आगे बढ़ जाते हैं oogenesis में। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में थोड़ा सा हम अंतर देख लेते हैं ना। स्पर्मेटोजेनेसिस ये बार बार मैं तुमको बता दिया है पिछले क्लास में भी। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है ये पूरी होल लाइफ चलती रहती है, ठीक है ना। होल लाइफ स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस क्या रहता है भैया? कंटिन्यू रहता है। मेल के अंदर में मतलब कि पूरी की पूरी जिंदगी स्पर्म बनती है, पर क्या फीमेल के बॉडी के अंदर में पूरी जिंदगी ओवा का फॉर्मेशन होता रहता है? क्या 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 एक फीमेल की बॉडी में पूरी जिंदगी एमसी आती है क्या? मेस्ट्रोसाइकिल एक फीमेल के लिए जो है लेडीज है, पूरी लाइफ कंटिन्यू रहती है क्या? नहीं भाई, एक एज पे जा करके वो मेस्ट्रोसाइकिल बंद हो जाती है जिसको बोलते हैं क्या? मीनोपॉज। अरे जब भी मेस्ट्रोसाइकिल पढ़ते हैं दो टर्म पढ़ते हैं कि नहीं क्या? एक तो मीनार्के और दूसरा मीनोपॉज। मीनार्के का मतलब मेस्ट्रोसाइकिल का आना और मीनोपॉज का मतलब मेस्ट्रोसाइकिल का बंद हो जाना। ठीक, तो देखो जब अगर एमसी बंद हो गया, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल मान लो स्टॉप हो गया, ओवा एक सेकेंडरी oocyte जो है कभी रिलीज हो पाएंगे क्या? ना भाई, कभी भी रिलीज नहीं हो पाएंगे। ठीक, तो ये जो एमसी का स्टॉपेज होता है फीमेल के बॉडी के अंदर में कितनी ईयर्स पे होता है? तो 50 साल पे, 50 ईयर्स में क्या हो जाता है? एक फीमेल बॉडी के अंदर में जो एमसी है वो क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। ठीक, इतनी बातें समझ में आए क्या? इसका मतलब कि जो oogenesis का प्रोसेस है, ये जो oogenesis का प्रोसेस है ये लाइफ लॉन्ग तो नहीं रहेगा।
ठीक है ना, लाइफ लॉन्ग तो नहीं रहेगा। कब तक रहेगा? तो ये 50 साल तक कंटिन्यू रहेगा, 50 ईयर तक कंटिन्यू रहेगा। और इस 50 ईयर के बाद क्या आ जाने वाला है? मीनोपॉज आ जाने वाला है कि नहीं आ जाने वाला है भैया? बिल्कुल सर, इस 50 ईयर के बाद तो मीनोपॉज हो जाएगा और जो सेकेंडरी ओसाइट है ये बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक छोटा सा ये डिटेल रहा। चलो भाई, अब देखो इसके आगे मैं तुमको क्या समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अ, होता क्या है ये, मतलब कि एक चीज और है, ये जो स्पर्म है, ठीक है ना, और मतलब मेल के बॉडी में ये जो स्पर्म है और ये जो ओवा है, ठीक है ना, इसमें एक और खास अंतर होता है। क्या अंतर होता है? कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन कब होने लग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, स्पर्म का फॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि जो है बचपन से ही प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है ना। ये कब होता है? जब प्यूबर्टी आती है तब स्पर्म फॉर्मेशन तेज हो जाता है। समझ में आया क्या? जब प्यूबर्टी आती है तब स्पर्म का फॉर्मेशन तेजी से स्टार्ट हो जाता है। पर ओवा या फिर हम बोल ना एग, ठीक है ना, जो एग है ना, ये इसका फॉर्मेशन, एग का ये जो फॉर्मेशन है ना भैया जी, इस एग का जो फॉर्मेशन होता है, ये जब एक फीमेल बेबी गर्ल जब ना अपनी माँ के पेट में होती है, क्या बोला? जब बेबी गर्ल या फिर जो छोटी सी जो इम्ब्रायो है बेबी गर्ल्स वाली या फिर जो लड़की है, जब अपने माँ के पेट में होती है, ठीक है ना, मतलब कि जब इम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ही क्या होने लगता है, मतलब कि देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ही ना इनकी बॉडी में गोनिया का फॉर्मेशन हो चुका रहता है। अरे समझ में आया क्या? देखो, मेल के अंदर में प्यूबर्टी जब आती है तब जाके स्पर्म का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, पर फीमेल के अंदर में ऐसा नहीं होता है। जब फीमेल बेबी ना अपने माँ के पेट में होती है तभी लिखा है एनसीईआरटी में, कपल्स ऑफ मिलियंस ऑफ गोनिया फॉर्म्स, ठीक है ना, मतलब कि मिलियंस ऑफ गोनिया फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है ना, जब एक बेबी अपने माँ के पेट में होती है, मतलब जो लड़की है, जो बेबी गर्ल्स है, जब अपने माँ के पेट में होती है तभी उसके ओवरी के अंदर में मिलियंस ऑफ गोनिया का फॉर्मेशन हो चुका रहता है। समझ में आ गया ना? तो ये जो एग का जो फॉर्मेशन है, जब ये इम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, क्या लिखा है मैंने, जब इम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के टाइम से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। और एनसीईआरटी में अभी मैं तुमको दिखाऊंगा, एनसीईआरटी में लिखा भी है कि कपल्स ऑफ मिलियंस ऑफ गोनिया आर फॉर्म, ठीक है ना, मतलब हर एक फीटल ओवरी में मिलियंस ऑफ गोनिया आर फॉर्म्ड इन ईच फीटल ओवरी, ठीक है ना, मतलब कि हर एक फीटल ओवरी के अंदर में इतने सारे ओगोनिया पहले से बन के तैयार हैं, ठीक है ना। तो देखो, इम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे बहुत सारे ओगोनिया बन के तैयार हैं। अब जब बेबी आएगी, मतलब जब बेबी का क्या हो जाता है, जब फीमेल बेबी का बर्थ हो जाता है, तब इसके अंदर में क्या होना शुरू हो जाता है, इसके अंदर में चेंजेज होने लगते हैं। और कब तक चेंजेज होता रहता है? देखो, बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक। क्या बोला भैया? बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक इसके एग जो है ना, ये जो ओगोनिया है, उसके अंदर में क्या होना शुरू हो जाता है, कुछ चेंजेज होना चालू हो जाएगा। अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे अलग अलग तरीके से चेंजेज होना शुरू हो जाता है, इसमें जो बेबी गर्ल्स है, जो फीमेल है, ठीक है ना। इतनी बात तुमको समझ में आई क्या? चलो भाई, अब अगर इतनी बात तुमको समझ में आई तो मैं तुमको थोड़ा सा एक रफ आइडिया दे देता हूँ, ठीक है ना, रफ आइडिया दे देता हूँ। होता क्या है? देखो, होता क्या है, जैसे स्पर्म का फॉर्मेशन तुमने पढ़ा ना, तो स्पर्म फॉर्मेशन में मैंने अलग अलग स्टेज बताया था। यहाँ पर भी भैया अलग अलग स्टेज होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर भी क्या होंगे, अलग अलग स्टेज होंगे। देखो, कई सारे उगोनिया के सेल्स हैं, ठीक है ना। और एक चीज और है, एक चीज और है, ठीक है ना। जैसे देखो कि मान लो ओवरी के अंदर में, चलो इसको मैं थोड़ा मिटा करके और थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ ताकि तुम्हें और अच्छे से फील आए इसकी, ठीक है ना। देखो, इम्ब्रियोनिक, वही बात एक बार फिर लिखना चाहते हैं हम ताकि तुम्हें थोड़ा सा और अच्छे समझ में आया है। देखो, इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे मिलियंस ऑफ ओवनिया आर फॉर्म ड्यूरिंग द ईच फीटल ओवरी, ठीक है ना, हर एक फीटल ओवरी के अंदर में कई कपल्स ऑफ मिलियंस ऑफ ओवनिया आर फॉर्म्ड, मतलब मिलियंस ऑफ ओवनिया बन के तैयार है, ठीक है ना। और इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बहुत सारी ओवनिया बन के तैयार है। इसके बाद मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसके बाद मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब बेबी का क्या हो जाएगा, बर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मान लो कि मिलियंस ऑफ उगोनिया बनने थे, ठीक है ना, यहाँ पे मिलियंस ऑफ उगोनिया प्रेजेंट थे। पर बर्थ जब होगा ना, जब इस बेबी का बर्थ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि मिलियंस ऑफ उगोनिया बर्थ के टाइम पे भी रहते हैं। समझ में आया क्या? देखो, इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे मिलियंस ऑफ उगोनिया तो ओवरी के अंदर में फॉर्म हो चुका है। तो बर्थ जब होगा ना, जब बेबी का बर्थ होगा ना,
तो इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर में, ठीक है ना, मतलब 9 महीने का जो टाइम ड्यूरेशन है यहाँ तक, और प्यूबर्टी आते-आते, ठीक है ना, बहुत सारे जो उगोनिया है धीरे-धीरे क्या हो जाते हैं, खराब होते जाते हैं, मतलब वो क्या हो जाते हैं, डिजेनरेट होते जाते हैं, ठीक है ना। मिलियंस ऑफ उगोनिया क्या हो जाएंगे, इस टाइम पीरियड के बाद डिजेनरेट हो जाएगा। और बर्थ के टाइम तक लगभग 60,000 से लेकर के 80,000 तक, कितना बोले, 60,000 से लेकर के 80,000 तक उगोनिया हर एक ओवरी के अंदर में बच जाते हैं। अरे याद रहेगा क्या, 60,000 से लेकर के 80,000 तक उगोनिया क्या हो जाते हैं, हर एक ओवरी के, हर एक फीटल ओवरी के अंदर में बच जाते हैं। अब इसी 60,000 से 80,000 जो उगोनिया है या फिर जो एग है ना, फिर इसके अंदर में क्या हो जाएंगे, इसके अंदर में अब चेंजेज होंगे। समझ में आ गया क्या, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, चेंजेज होंगे। तब जा करके, जब चेंजेज होंगे तब जा करके यहाँ पे एक मेच्योर उगोनिया बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक मेच्योर oocyte बोल लो, या फिर एग बोल लो, या फिर सेकेंडरी oocyte बोल लो, तो इस तरीके की चीजें बनेंगी। और तब जा करके फिर फर्टिलाइजेशन होगा, तब जा करके आगे की पूरी कहानी चलेगी। तो मतलब मिला जुला करके ये जो चेंजेज वाले प्रोसेस है ना, ये क्या है, ये जो चेंजेज वाले प्रोसेस हैं, इसी को हमको oogenesis के अंदर में पढ़ना होता है। अरे समझ में आया क्या, इसी को हमको क्या करना होता है, इस oogenesis के प्रोसेस में पढ़ना होता है। मतलब कि ये जो पूरा का पूरा चेंज है, कब से, बर्थ से लेकर के मतलब प्यूबर्टी तक का, बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी बोलो या फिर रिप्रोडक्टिव लाइफ का जो चेंज है ना, इसी हम oogenesis के प्रोसेस में यही पूरा का पूरा प्रोसेस पढ़ते हैं। समझ में आया क्या, ये जो चेंज है ये कब से कब तक होगा, तो बर्थ से लेकर के, भैया देख लो, बर्थ से लेकर के यहाँ पे लिख सकते हैं हम रिप्रोडक्टिव लाइफ तक की, ये जो पूरी की पूरी कहानी है, जो पूरी की पूरी चेंजेस है ना, बर्थ से लेकर के पूरा पूरा रिप्रोडक्टिव लाइफ तक का जो भी ये पूरा सिस्टम है, जो पूरा एक चेंज हो रहा है ना, इसी चेंज को हम किस में पढ़ते हैं, oogenesis के अंदर में पढ़ते हैं। अरे समझ में आया क्या, इसी चेंज को हम क्या पढ़ते हैं, इस oogenesis के अंदर में पढ़ते हैं। अब देखो इस चीज को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं तुमको डायरेक्ट एनसीईआरटी की एक चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है ना। मैं तुमको क्या करता हूँ, डायरेक्ट एनसीईआरटी का चार्ट दिखाता हूँ, यहाँ पे तुमको समझ में आ जाएगा। देखो लास्ट क्लास के अंदर में स्पर्म का ये वाला हमने जो डायग्राम है बहुत ही अच्छे तरीके से यार हमने देख लिया था। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा उगोनिया का डायग्राम, उम्मीद है सब कुछ क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखो उगोनिया के अंदर में क्या है, देखो यहाँ पे बहुत सारे भाई उगोनिया का फॉर्मेशन पहले ही हो चुका है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अलग अलग लाइफ है, यहाँ पे तुम ध्यान से देखो इस डायग्राम के अंदर में, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूं क्या, थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर दूं तो तुम्हें और अच्छे तरीके से ये विजिबल हो जाए। चलो थोड़ा सा मैं तुम और बड़ा कर दे, ताकि तुम्हें थोड़ा सा और इसकी विजिबिलिटी अच्छी आ जाए। सॉरी सॉरी सॉरी, देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, देखो। चलो भाई, यहाँ पे अब तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से शायद विजिबल होगा, ऐसा हम मान सकते हैं, मानना क्या है, दिख ही रहा है, ठीक। अब बड़ा हो जाऊं क्या कि छोटा हो जाऊं, छोटा ही हो जाता हूँ, चलो क्या ही इतना बड़ा होना जिंदगी में, ठीक। देखो भाई, ये है अपना oogenesis का पूरा प्रोसेस, क्या है, ये अपना पूरा oogenesis का प्रोसेस है, ठीक है ना। यहाँ पे अलग अलग लाइफ के स्टेजेस दिखाए गए हैं, तो देखो यहाँ पे पहला कौन सा स्टेज है, फीटल स्टेज। यहाँ पे देखो ये सब बकवास नहीं है कुछ, ठीक है ना, यहाँ पे झमझम नहीं है कि फीटल लाइफ में ऐसा होगा, कुछ नहीं। प्यूबर्टी आई, यहाँ पे क्या लिखा है, सीधा सीधा देखो प्यूबर्टी आई और ये दंदन दंदन स्पर्म बनना शुरू हो गया, ठीक है ना। पर पर फीमेल के अंदर में ऐसा होगा क्या, ना भाई, ना 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 जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। चलो एक लाइन में तुमको यहाँ पे और दिखाना चाहता हूँ, एक लाइन में तुमको और दिखाना चाहता हूँ। तो ये लाइन है, यहाँ से देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है, जस्ट सेकंड, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लाइन लिखी है कि व्हेन कपल्स ऑफ मिलियंस गैमीट मदर सेल, मतलब oogonia आर फाउंड विद इन ईच फीटल ओवरी, क्या लिखा है, व्हेन कपल ऑफ मिलियन गैमीट oogonia आर फाउंड विद इन ईच फीटल ओवरी, ठीक है ना। मतलब कि कपल्स ऑफ मिलियन, लगभग 2-2 मिलियन हर एक ओवरी के अंदर में क्या है, उगोनिया बन के तैयार है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, बर्थ के टाइम पे कितने निकल जाते हैं, देखो फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, मतलब बर्थ से प्यूबर्टी आते आते ना बहुत सारे उगोनिया क्या हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं,
और प्यूबर्टी आते आते कितनी बच जाती है, तो यही 60,000 से लेकर के 80,000 तक ओगोनिया क्या हो जाती है, प्यूबर्टी आते आते बच जाती है। यही मैं तुमको कब से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज तुमको समझ में आ गया होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, इस फीटल लाइफ दिखाया जाएगा, ठीक है। फीटल लाइफ के अंदर में हर एक ओवरी के अंदर में मतलब कपल्स ऑफ मिलियंस ऑफ लिखा है ना, मतलब कि दो दो मिलियन जो है उगोनिया बन के तैयार है, ठीक है ना। तो फीटल लाइफ के अंदर में बहुत सारे देखो यहाँ पे उगोनिया बन के तैयार है। अब फीटल लाइफ से यहाँ पे देखो एक बर्थ लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है भैया, यहाँ पे लिखा हुआ गया है बर्थ, ठीक। बर्थ आते आते क्या होगा, मतलब यहाँ तक इस स्टेज तक आते आते 60,000 से 80,000 ही बस उगोनिया बचेंगे, ठीक है ना। बाकी सब उगोनिया क्या हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक डीजनरेट हो जाएंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे बर्थ के टाइम पे उगोनिया बना रहता है ना, बिल्कुल सर, यहाँ फीटल लाइफ के अंदर में उगोनिया तो बना ही रहेगा। अब देखो फीटल लाइफ के अंदर में जो उगोनिया बना है ना, इसके अंदर में क्या होगा, देखो यहाँ पे कुछ लिखा है कि माइटोसिस का डिफरेंशिएशन होगा। अरे ध्यान से समझना, नहीं तो एकदम सीधे उड़ जाएगा। यहाँ पे देखो उगोनिया है, यहाँ पे माइटोसिस का डिफरेंशिएशन होगा। फिर क्या बन रहा है, यहाँ पे प्राइमरी oocyte बन रहा है। क्या बन रहा है, प्राइमरी oocyte। एक बार तुम इस टर्मिनोलॉजी को देख लो, फिर मैं इसको अगेन समझाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखो प्राइमरी oocyte बन के तैयार है। फिर प्राइमरी oocyte बन के तैयार हो गया ना भाई, देखो यहाँ पे प्राइमरी oocyte बन के तैयार है। और बर्थ के टाइम तक यहीं तक ये अरेस्ट होता है, ठीक है ना। यहीं तक ये प्राइमरी oocyte ही बर्थ जब होगा ना, तो बर्थ जब बेबी का बर्थ होगा तब उसके ओवरी में प्राइमरी oocyte वगैरह सब बन के तैयार हो गए। क्योंकि ये जो प्रोसेस है, ये पूरी की पूरी बर्थ से पहले की प्रोसेस। अगर ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाए कि प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन कब होता है, बर्थ के पहले, बर्थ के बाद, ठीक है ना, बर्थ होते टाइम, तो क्या बोलोगे भाई कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के ही टाइम पे, मतलब बर्थ से पहले ही प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हो चुका रहता है। समझ में आया क्या, प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन कब तक हो चुका रहता है, तो बर्थ से पहले। ऐसा नहीं कि प्यूबर्टी आने के बाद ये सब होगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन जाएगा, ठीक। देखो कई सारे उगोनिया है, इसके अंदर में माइटोसिस डिफरेंशिएशन होगा। माइटोसिस होगा तो क्या बनेगा, एक सेल से दो सेल बनेंगे ऐसे, ठीक है ना। माइटोसिस डिफरेंशिएशन कर करके बहुत सारे यहाँ पे प्राइमरी oocyte बने हैं, ठीक है। अच्छा सर, प्राइमरी oocyte ही बर्थ के टाइम तक पहले क्यों पाया जाता है, देखो तो जो जब से ही यार प्राइमरी oocyte बनता है ना, तो क्या लिखा है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के अंदर में अरेस्ट हो जाता है। देखो जो प्राइमरी oocyte है ना, ये क्या हो जाता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के अंदर में क्या हो जाता है, मियोसिस मियोसिस फर्स्ट के अंदर में क्या हो जाता है, ये अरेस्ट हो जाता है। समझ में आया क्या, मियोसिस फर्स्ट में क्या हो जाता है भाई, अरेस्ट हो जाता है। तो ये लिखा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के अंदर में जाकर के अरेस्ट हो जाता है। और क्या लिखा है, कंप्लीटेड प्रायर टू ओवुलेशन, ठीक है ना। तो जो प्राइमरी oocyte है, ये बर्थ के पहले तक यहाँ पे अरेस्ट होता है। और जैसे ही बर्थ होता है, बर्थ के पहले पहले तक ही पूरा का पूरा डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। वही लिखा है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड प्रायर टू ओवुलेशन, ठीक है ना। मतलब कि ओवुलेशन होने से पहले ये जो है पहला जो मियोटिक डिवीजन है, इसको कंप्लीट कर देना है। समझ में आया क्या। तो देखो बर्थ हो गया, फिर चाइल्डहुड है, फिर प्यूबर्टी, ऐसे अलग यहाँ अलग क्या बनाए गए हैं, यहाँ पे स्टेज देखो भाई बना दिया गया है, ठीक है ना। अब देखो बर्थ से पहले तक क्या हो गया है, ये वाला पूरा का पूरा तुम्हारा जो प्रोसेस है प्राइमरी oocyte तक क्या है, अरेस्ट है, ठीक है ना। अब जैसे ही बर्थ हुआ, जैसे ही क्या हुआ भैया, बर्थ हुआ, तो ये जो प्रोसेस है ना, ये कंप्लीट हो जाएगा। बर्थ होने के बाद मतलब देखो ये जो प्राइमरी oocyte के अंदर का जो मियोसिस 2 है ना, ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बर्थ होने के बाद जो ये मियोटिक 2 है, मियोसिस 1 डिवीजन जो है ना, ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जो मियोसिस 1 है बर्थ के बाद रहता है, कंप्लीट हो जाता है। कब तक कंप्लीट हो जाता है, तो प्यूबर्टी आने से पहले, समझ में आ गया ना, प्यूबर्टी आने से पहले ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो एक बार और सुनो, उगोनिया था, उगोनिया क्या किया, कुछ डिफरेंशिएशन किया, माइटोसिस डिफरेंशिएशन किया, मतलब अपना खूब ढेर सारा नंबर बढ़ाया। फिर उससे क्या बन गया भैया, यहाँ पे बना था प्राइमरी oocyte जो कि अरेस्ट था, ठीक है ना। बर्थ के टाइम तक कितना पे अरेस्ट था। प्यूबर्टी आते आते क्या हो जाता है, प्यूबर्टी आते आते ये अपना मियोसिस 1 क्या कर लेता है, पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेता है। अरे समझ में आया क्या, ये मियोसिस 1 क्या कर लेता है, कंप्लीट हो गया। अब देखो मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर मियोसिस 2 रह गया ना। फिर आगे देखो कैसे कंप्लीट होगा, तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड प्रायर टू ओवुलेशन, ओवुलेशन होने से पहले ये सब कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो जब इसका मियोसिस 2 डिवीजन होगा ना, तब कब मियोसिस 2 डिवीजन होगा, सॉरी जब इसका मियोसिस 1 डिवीजन होगा तो कब होगा, प्यूबर्टी आने के टाइम पे। समझ में आया क्या, प्यूबर्टी आने के टाइम पे। तो यहाँ पे जो उगोनिया है, उगोनिया ना बोल के इसको बोले, ये जो अपना प्राइमरी oocyte है, देखो ये जो प्राइमरी oocyte है,
इसके अंदर में जब M1 होगा, M1 बोले तो मियोसिस 1, ठीक है ना, मियोसिस 1 होगा तो क्या बन जाता है, एक फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाती है और दूसरा क्या बन जाता है, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बन जाता है। क्या बनता है, एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है और एक सेकेंडरी oocyte बन जाता है। अब देखो, अब यहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन, क्या बोले, फर्स्ट पोलर बॉडी का जो फॉर्मेशन है कब होता है, ठीक है ना, तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है ना, प्यूबर्टी में फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा, सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन कब होता है, प्यूबर्टी आते आते जो है सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ में आया क्या? चलो इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा है, देखो एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ लिखा है, यहाँ पे क्या सी लाइफ है, तो यहाँ पे लाइफ दिखाया गया है एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ। एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ को थोड़ा और तुमको ध्यान से समझाएं तो देखो, एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ का मतलब ये हुआ, जब ये सेकेंडरी oocyte है ना भैया, ये भी आकर के एक फेज में मियोसिस 2 के फेज में क्या है, ये अरेस्टेड है अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अब इसका, अब ये जो अरेस्ट है, ठीक है ना, अब इसको कैसे, इसको उद्धार कैसे किया जाएगा, ये भी तो भाई एक सेल डिवीजन के एक स्टेज में जाकर के रेस्ट है। तो सेकेंडरी oocyte के अंदर में जो डिवीजन है, क्या बोला, जो सेकेंडरी oocyte के अंदर में भैया डिवीजन है, ये तब होता है जब स्पर्म का न्यूक्लियस आएगा और इससे टकराएगा, ठीक है ना। देखो जब स्पर्म का न्यूक्लियस आएगा और इससे टकराएगा तब जाकर के यहाँ पे सेकेंडरी oocyte के अंदर में जो अरेस्टेड फेज है वो कंप्लीट होगा। अब तुम पूछोगे ये सब चीज तो हम सर पढ़े थे एनसीईआरटी थोड़ा बहुत, तो नहीं लिखा था, आप ये सब चीज कहाँ से पढ़ा रहे हैं, तो चलो मैं तुमको ये सीधा का सीधा ये लाइन दिखाता हूँ, ठीक है ना, ये लाइन कहाँ पे लिखी हुई है ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। देखो एनसीईआरटी के अंदर में ऐसे ही लिखा गया है, थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा इधर उधर, ठीक है ना, ताकि थोड़ा लड़का भटकता रहे, ठीक है ना। यहाँ पे जस्ट सेकेंड थोड़ा पेज खुल जाने दो, ठीक है। भाई गर्मी, बहुत गर्मी है भाई, मेरे रूम के अंदर में बहुत ज्यादा ही गर्मी, क्योंकि यहाँ पे बस एक चल रहा है छोटा सा फैन और लाइट लगे हैं बहुत ढेर सारे, इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ जाती है, ठीक। देखो भाई क्या लिखा है, द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज ऑल्सो अन इक्वल, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, द इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte, द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज ऑल्सो अन इक्वल एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी। चलो इसको थोड़ा सा हम और ऊपर की लाइन पढ़ते हैं। देखो यहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब स्पर्म अंदर चला जाएगा ना, जो एग है उसके अंदर में जब स्पर्म चला जाएगा, मतलब कि एक जो लेयर है जोना पेलोसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या लिखा है, द दिस इंड्यूसेस द, मतलब कि स्पर्म के बारे में लिखा गया है, ऐसे समझ सकते हैं द स्पर्म इंड्यूसेस द, या फिर न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म, इसको ऐसा बोल सकते हैं, इसके जगह पे हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म, ठीक है ना। The nucleus of sperm induces the completion of meiotic division of the secondary oocyte, the second meiotic division। समझ में आ गया ना, किस फेज में रेस्ट है, तो M2 में, ठीक है ना। सेकेंड मियोटिक फेज के अंदर में, मतलब मियोसिस 2 में ये अरेस्ट है, कौन, सेकेंडरी oocyte जो होता है हमारा मियोसिस 2 में जाकर के क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। और इसका कल्याण कब होता है, ठीक है ना, इसका कल्याण कब होगा, जब स्पर्म आएगा और इससे टकराएगा तब जाकर के भैया इसका क्या हो जाएगा, इसका उद्धार होगा, इसका कल्याण होगा। आगे बढ़े क्या, आगे चलो बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। चलिए साहब आगे बढ़ गए, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, एडल्ट लाइफ के अंदर में फर्स्ट पोलर बॉडी बन गया, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte। अब जब स्पर्म आएगा, क्या बोला, अब जब देखो भैया यहाँ पे स्पर्म आएगा तभी जाकर के इसका सेकेंडरी जो मियोसिस, जो मियोसिस 2 है, तभी जाकर के कंप्लीट होगा, तभी जाकर के यहाँ पे ओवम भी बनेगा और तभी जाकर के क्या बनेगा, सेकेंड पोलर बॉडी भी बनेगा। अच्छा देखो यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी बना है कि नहीं बना है, बिल्कुल भाई, यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी तो बना ही है, बना है, ठीक। अच्छा अब एनसीईआरटी के अंदर में एक लाइन लिखा गया है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फर्स्ट पोलर बॉडी, ये फर्स्ट पोलर बॉडी बनने का क्या फायदा है, फर्स्ट पोलर बॉडी जो स्पर्म के अंदर में बन रहा है इससे क्या फायदा होता है, ठीक है ना, सॉरी, ओवा के, ओवा जब बन रहा है तो यहाँ पे जो फर्स्ट पोलर बॉडी बन रही है टाइनी होती है, वो छोटी सी होती है, इसका क्या काम है, ठीक है ना। तो लिखा गया है कि अभी तक हम इसका बहुत ज्यादा काम तो जानते नहीं है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इसका हम फंक्शन जानते नहीं है। पर अगर तुमको असर्शन रीजन में आ गया, अगर ये चीज नहीं है तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये क्या क्या होगा, देखो यहाँ पे इसकी प्लॉइडी बोले तो 46 होगी, है कि नहीं, 46 होगी। और इसकी जो सेकेंडरी oocyte है इसकी प्लॉइडी कितनी होगी, 23 होगी, मतलब n होगी, ठीक है ना। तो प्राइमरी oocyte की भी प्लॉइडी कितनी होगी, 2n होगी।
ओगोनिया की भी पोलैरिटी कितनी होगी, देखो ओगोनिया की पोलैरिटी 2n, प्राइमरी साइट की भी पोलैरिटी 2n और सेकेंडरी साइट की भी पोलैरिटी कितनी होगी भैया, तो 2n होगी। बिल्कुल सर, सेकेंडरी साइट की भी जो पोलैरिटी होगी ये 2n होगी, सॉरी n होगी, और इसके ऊपर जितने भी हैं सब 2n होंगे। ये बात तुमको कैसे पता है कि हमने क्या बताया था कि जब तक मियोसिस ना हो तब तक पोलैरिटी का अंतर नहीं होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे 23 हुआ है ना, तो कुछ जो अनवांटेड क्रोमोसोम है, जैसे फर्स्ट पोलर बॉडी शायद इसीलिए बना है क्योंकि जो है कि क्रोमोसोम का डिवीजन हो सके। ठीक है ना, तो देखो फर्स्ट पोलर बॉडी के अंदर में चला गया और सेकेंडरी ओसाइट। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अब इसका यूज क्या है, अब हम ये चीज नहीं जानते हैं कि फर्स्ट पोलर बॉडी जो बना है इसका सिग्निफिकेंट यूज क्या है। ठीक है ना, जब डिवीजन हुआ तब तो इसके अंदर में क्रोमोसोम का बंटवारा हो गया, पर ये फर्स्ट पोलर बॉडी जो क्रोमोसोम लेकर के क्या करता है बॉडी के अंदर में, हमें इसके बारे में अभी तक बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या बन गया, सेकेंडरी साइट बन गया। ठीक, अब सेकेंडरी साइट पे जब स्पर्म आएगा, जब स्पर्म का हैप्लॉइड न्यूक्लियस आकर के इसके साथ टकराएगा, ठीक है ना, तब जाकर के इसके अंदर में कौन सा डिवीजन होगी, तो कितनी बार बता चुके मियोसिस 2 जो है अब जाकर के कंप्लीट होगा, फिर ओवम बनेगा और फिर जाकर के सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूँ। अब यहाँ इसी लाइन से देखो, यहीं से यार जितने क्वेश्चन पूछना होता है ना, जितना नालायकी करना होता है एग्जामिनर को, यहीं से करता है। ठीक है ना, कि सेकेंड पोलर बॉडी की फॉर्मेशन कब होती है, तो जब स्पर्म का न्यूक्लियस इसके साथ क्या करेगा, टकराएगा। ठीक है ना, जब इसके साथ मीट करेगा, इसके साथ फर्टिलाइजेशन करेगा, फ्यूजन करेगा, फ्यूजन करेगा तभी जाकर के सेकेंड पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होती है। ठीक, और तभी जाकर के ओवम भी बनता है। सेकेंडरी साइड से ओवम कब बनेगा, जब स्पर्म का हैप्लॉइड न्यूक्लियस आकर के इसके साथ फ्यूज कर जाएगा। ठीक है ना, तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। और ऐसा क्यों पूछा जाता है, क्योंकि अभी लाइन मैंने दिखाया ना, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के अंदर में लाइन लिख रखा है, तो फिर इसी ने एग्जामिनर थोड़ा परेशान करता है, क्योंकि लड़का वहां पे जाते जाते भूल जाता है, तब तक यहाँ से उसका लिंकेज छूट चुका होता है। ठीक है ना, तो ऐसे लिंकेज मतलब छूटे, इसीलिए इस चीज को याद रख लेना। ठीक, अब कुछ न्यूमेरिकल डेटा बनते हैं। क्या बनते हैं भैया, न्यूमेरिकल डेटा बनते हैं। देखो एक प्राइमरी oocyte से कितने oocyte बनते हैं, तो एक प्राइमरी oocyte से एक ही सेकेंडरी oocyte बनता है। ठीक है ना, देखो भैया एक प्राइमरी oocyte से, देखो ये प्राइमरी oocyte ही तो था, एक प्राइमरी oocyte से यहाँ पे एक सेकेंडरी oocyte बनते हैं और एक ओवम बनते हैं। ठीक, और एक प्राइमरी oocyte से कितने पोलर बॉडी बनते हैं, तो 2 पोलर बॉडी बनते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंड पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंड पोलर बॉडी। एकदम ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक प्राइमरी oocyte से कितने पोलर बॉडी बनते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंड पोलर बॉडी, मतलब कि एक प्राइमरी oocyte से 2 पोलर बॉडी बनेंगे, जिसमें से एक पहला वाला फर्स्ट पोलर बॉडी, जिसमें से दूसरा बोले तो सेकेंड पोलर बॉडी। दोनों तरीके से मैंने तुमको बोल बोल के समझा दिया। अब देखो एग्जामिनर का क्वेश्चन क्या रहता है कि अगर अगर तुमको 4 पोलर बॉडी बनाने हैं, क्या बनाने हैं, 4 पोलर बॉडी बनाने हैं, कितने प्राइमरी oocyte चाहिए, तो 2 रहेगा तभी तो 4 बनेगा। अरे 1 से 2 बन रहा है, 1 से 2 बन रहा है, तो 2 से 4 बनेगा, 4 से कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। ठीक है ना, डबल भी तो बनाना है। ठीक है ना, तो डबल बन जाएगा। ठीक है ना, अब एक प्राइमरी oocyte से कितने ओवम बनेंगे, एक ओवम बनेंगे। ठीक, अब एग्जामिनर का क्वेश्चन क्या रहता है कि अगर मान लो कि 2 प्राइमरी oocyte दे दी, ठीक है ना, या फिर बोलेगा 10 प्राइमरी oocyte हमने दे दी है, तो बताओ कितने पोलर बॉडी बनेंगे, कितने फर्स्ट पोलर बॉडी बनेंगे और कितने, तो पहले तो 20 पोलर बॉडी बनेंगे। ठीक है ना, जिसमें से 10 फर्स्ट पोलर बॉडी, 10 सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है ना, और क्या बनेगा, अगर 20 प्राइमरी oocyte तुमने दिया है तो 20 सेकेंडरी oocyte भी बनेंगे, 20 ओवम भी बनेंगे। ठीक है ना, या फिर ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा और घुमा सकता है कि 20 ओवम को बनाने के लिए, क्या बोला भैया, 20 ओवम को बनाने के लिए ना, 20 ओवम को बनाने के लिए कितने प्राइमरी oocyte चाहिए, तो 20 प्राइमरी oocyte चाहिए। अरे एक प्राइमरी oocyte से एक ही तो ओवम बन रहा है, देखो यहाँ पे एक प्राइमरी oocyte से एक ही तो बन रहा है, तो ऐसे 20 ओवम बनाने के लिए कितने प्राइमरी oocyte चाहिए, तो 20 चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से सेकेंडरी oocyte से भी, मतलब कुल मिला जुला के डेटा तुमको तो ऐसे याद रख लेना है। ठीक है ना, जो मैंने अभी तक बताया है इसको तुमको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाना है। दूसरा दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा और हार्ड क्या कर सकता है, तो सेल डिवीजन थोड़ा सा इसमें घुसा दो, अभी क्वेश्चन 1 नंबर का हार्ड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कौन सा चीज होता है, यहाँ पे होता है मियोसिस 2 और यहाँ पे होता है मियोसिस
वन, ठीक है ना, मियोसिस वन और मियोसिस टू। देखो एक प्राइमरी उस साइट से एक ओवम बनाने के लिए एक बार मियोसिस वन भी कराना पड़ रहा है और एक बार मियोसिस टू को कराना पड़ रहा है। ऐसे कलेक्टिवली भी पूछ सकता है कि एक प्राइमरी oocyte से ओवम बनाने के लिए या फिर एक प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte तक जाने के लिए कितने, नहीं सेकेंडरी oocyte तक जाने के लिए और ओवम बनाने के लिए कितने मियोसिस करना पड़ेगा। देखो एक प्राइमरी oocyte से एक सेकेंडरी oocyte बनाने के लिए एक ही बार मियोसिस वन करना पड़ेगा। अरे समझ में आया क्या? एक प्राइमरी oocyte से एक सेकेंडरी oocyte बनाने के लिए एक ही बार मियोसिस वन करना पड़ेगा। पर एक प्राइमरी oocyte से एक ओवम बनाने तक में देखो 2 बार मियोसिस डिवीजन करना पड़ेगा, मियोसिस वन और मियोसिस टू। अगर एक पूछे कितनी बार मियोसिस वन कितनी बार मियोसिस टू, तो ऐसे जोड़ लो, ठीक है ना, ऐसे जोड़ लो, समझ में आ गया ना। तो ऐसे ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछेगा। देखो अगर बोलेगा कि कई सारे उगोनिया हैं, ठीक है ना, एक उगोनिया है तो उससे प्राइमरी oocyte भी बनवा लेगा। देखो उगोनिया से कैसे बनाएंगे, एक उगोनिया अगर माइटोसिस डिवीजन करता है 2 सेल बनाता है। अरे पता ना, यहाँ पे भी देखो माइटोसिस हो रहा है तो माइटोसिस डिवीजन में एक सेल क्या बनाता है, 2 सेल बनाता है, समझ में आ गया। फिर ये जो एक एक सेल है फिर एक सेल 2 सेल बनाएगा, फिर ये बना लेगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुल मिला जुला करके तुम्हें बहुत कॉन्सेप्ट जो है ना ये बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए, तभी जा करके तुम ये पूरा का पूरा प्रोसेस कर पाओगे। उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा ये जो चार्ट है ये तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखो अब जैसे तुम इस चीज को देख लिए, अब थोड़ा सा हम इसमें क्या कर जाते हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अभी तुमने कुछ फॉलिकल वगैरह देखा होगा, ठीक है ना। तो ये फॉलिकल वगैरह की कहानी क्या है, कैसे फॉलिकल वगैरह बनती है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो क्या कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। अरे अरे अरे, भाई 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 माउस, ये चूहा है ना भाई, काम ही नहीं करता है कभी। ठीक, देखो होता क्या है, यहाँ पे देखना, एक क्या है, एक उगोनिया है, क्या है, एक क्या है भाई, एक क्या है, एक है एक उगोनिया, ठीक। उगोनिया दे रखा है पहले से, बहुत अच्छी बात है सर। अब इस उगोनिया के अंदर में तुम्हें पता है, ठीक है ना, डिवीजन होता रहेगा मियोसिस वन और मियोसिस टू। फिर क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्राइमरी oocyte बनेगा, ठीक। अब इस प्राइमरी oocyte के अंदर में देखो यहाँ पे कौन सा डिवीजन हुआ है, तो मियोसिस वन डिवीजन हुआ है। और यहाँ पे कौन सा डिवीजन होने जा रहा है, तो मियोसिस टू डिवीजन हुआ है। तब जाकर के यहाँ पे कौन सा चीज बन गया भाई, देखो तो सेकेंडरी oocyte बन के तैयार हो चुका है, ठीक। देखो हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान में यही जो सेकेंडरी oocyte है ना भैया, यही रिलीज होता है, समझ में आया क्या। हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या रिलीज होगा, यही सेकेंडरी oocyte जो है ये रिलीज्ड ड्यूरिंग, ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारे जो लेक्चर हैं बहुत कॉन्सेप्चुअल है भैया। रिलीज्ड ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या लिखा है, रिलीज ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब तुम बोलोगे ये क्या बात हुआ, थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझा दीजिए भैया कि रिलीज ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या हुआ। देखो इस सेकेंडरी oocyte, एक मिनट प्राइमरी oocyte हो गया क्या, सॉरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलत मैंने लिख दिया है, ठीक है। देखो हाँ, यहाँ पे देखो ये ओवम, ठीक है ना, यहाँ पे प्राइमरी oocyte से जब सेकेंडरी oocyte बनना रहेगा तभी जाकर के यहाँ पे मियोसिस वन की डिवीजन पूरी की पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, जैसा कि अभी मैंने तुमको बताया है। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मियोसिस टू, मतलब सेकेंडरी oocyte से ओवम बनाने के लिए, सेकेंडरी oocyte से क्या बनाने के लिए, ओवम बनाने के लिए, है ना। सेकेंडरी oocyte से भैया देखो ओवम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, सेकेंडरी oocyte से ओवम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मियोसिस टू डिवीजन कराना पड़ेगा। अब तुम्हें थोड़ा सा एक चीज का और आइडिया लग गया होगा, आइडिया क्या लगा होगा, अभी मैंने तुमको बताया ना मियोसिस टू कब होगा, जब स्पर्म का न्यूक्लियस जो है, जब स्पर्म का न्यूक्लियस जो है आकर के इसके साथ टकराएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्पर्म के अंदर में जो सेंट्रियोल है ना, उस सेंट्रियोल से इस सेकेंडरी oocyte का डिवीजन होगा और ओवम बन जाएगा और एक सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। देखो अब मैं तुमको एक चीज और बताता हूँ, जैसे कि प्राइमरी पोलर बॉडी जो बना है ना, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं था ना, पर सेकेंडरी पोलर बॉडी का के बारे में लिखा है कि थोड़ा सा साइटोप्लाज्म बल्क में रिटेन करके रखता है, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म को क्या करता है, बल्क में रिटेन करके रखता है, ठीक। इसका भी सिग्निफिकेंस अभी हम आगे बताते हैं तुमको। देखो अब क्या है, स्पर्म का न्यूक्लियस आएगा तब जाकर के ओवम बनेगा,
अदरवाइज इसको हम सेकेंडरी oocyte ही बोलेंगे, ठीक है ना। ये बात समझ में आया क्या? अदरवाइज हम इसको क्या बोलेंगे भैया? अदरवाइज हम इसको सेकेंडरी oocyte तक ही बोलेंगे, ठीक। इसका मतलब कि हर एक मेस्टोसाइकिल में सेकेंडरी oocyte ही रिलीज होगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि हर एक मेस्टोसाइकिल के अंदर में स्पर्म आकर के वहां पे वेट कर रहा होगा, ऐसा नहीं है ना भाई। तो इसीलिए हर एक मेस्टोसाइकिल के अंदर में क्या रिलीज होता है? सेकेंडरी oocyte ही रिलीज होगा। ये बात तुमको समझ में आ चुका होगा। अच्छा सर, अब तुमको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया क्या? अगर तुम आज तक बोलते रहते थे कि फर्टिलाइजेशन के अंदर में फ्यूजन ऑफ एग या फिर ओवम, एक बात ध्यान से सुनना भाई, फर्टिलाइजेशन का डिफिनेशन आज तक तुम क्या बोलते रहते थे? अगर तुमको फर्टिलाइजेशन को डिफाइन करने या करने के लिए जब बोला जाता था तो तुम क्या बोला करते थे कि फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम, अरे यही बोला करते थे ना, फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम। अगर इसको ध्यान से देखो, अगर तुम बायो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े हो, क्या डिफिनेशन सही है क्या? मेरे हिसाब से तो एकदम गलत डिफिनेशन लग रहा है कि फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। ये तो यार बचपन में क्लास 5th 6 7 8 में अगर जो तुम पढ़ रहे थे ना, ये जो है बचपन का प्यार है, ठीक है ना। ये जो है क्या है? बचपन का प्यार है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। ठीक, चलिए सब आगे बोल बढ़ते हैं। अभी इस लेवल पे आकर के तुम क्या बोलोगे यार? इस लेवल पे आकर के क्या बोलोगे कि देखो, स्पर्म का तो फर्टिलाइजेशन होता है, पर ओवम के साथ होता है क्या? ना जी, ये तो होता है किसके साथ? फ्यूजन ऑफ स्पर्म या फिर सीमेन बोल सकते हैं, क्योंकि स्पर्म के अंदर में तो सब कुछ होगा, ठीक है ना। तो इसको स्पर्म बोल करके ना बोल सके, ऐसे सीमेन बोल दें, ठीक है ना। या फिर न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म बोलो, बहुत ही ज्यादा करेक्ट करना है तो, ठीक है ना। या फिर स्पर्म भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्यूजन ऑफ स्पर्म या फिर फ्यूजन ऑफ सीमेन विद द सेकेंडरी oocyte, ये डिफिनेशन ज्यादा सही है कि नहीं? बिल्कुल सर, ये डिफिनेशन ज्यादा सही, मतलब कि फर्टिलाइजेशन के समय पे ओवम से नहीं होता है, ठीक है ना। ओवम से अटैचमेंट नहीं होता है, ठीक है ना। किससे होता है? सेकेंडरी oocyte से होता है। अरे तभी तो सेकेंडरी oocyte अब जाकर के ओवम बन जाएगा और एग बन जाएगा। अब देखो, ओवम और एग में भी अंतर है, ठीक है ना। हम ओवम और एग इन दोनों को एक नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा सा तो अंतर है। इसके बारे में तुम थोड़ा सा सोचना, ठीक है ना। खैर हम आगे बताते हैं कि ओवम और एग के अंदर में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। तो ये चीज तुम्हें समझ में आया क्या? कि यहाँ पे देखो क्या है, इस यहाँ पे oogonia जो बन के तैयार है, अब यहाँ पे प्राइमरी oocyte हुआ, फिर म्योसिस हुआ ना, फिर सेकेंडरी oocyte, फिर देन पूरी की पूरी प्रोसेस हो रही है, ठीक। अब देखो भैया, अब हम क्या बोल रहे हैं, ये oogonia तो बन के तैयार है, तो बर्थ तक ये 60 से 80 हजार लगभग हमारे पास oocyte बन के एकदम पूरा पूरा मसाला बन के तैयार था, ठीक है ना। 60 से 80 हजार oogonia तो हर एक फीटल ओवरी के अंदर में बच गए थे। अब इसके अंदर में जो हम बात कर रहे हैं ना, कि इसके अंदर में जो 60 से 80 हजार के बीच के जो बचे हुए हैं, इसके अंदर में कुछ चेंज होते हैं। और कब तक? मतलब एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ तक, एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ तक इसके अंदर में क्या क्या चेंज होता है, तो देखो मैं अब इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं, ठीक। चलिए साहब, इसके बारे में ऐसे समझेंगे, देखो उगोनिया ना, देखो एक हुआ अपने पास प्राइमरी oocyte, क्या हुआ भाई? प्राइमरी oocyte हुआ, ठीक है ना। फिर इस प्राइमरी oocyte से क्या बना है तुम्हारा? सेकेंडरी oocyte बना है, ठीक। फिर इस सेकेंडरी oocyte से क्या बना है? ओवम बना है। तो ओवम बनने का जो प्रोसेस है, इसको भूल जाओ, ठीक है ना। ये तो स्पर्म आएगा, तब जाकर के सेकेंडरी oocyte से टकराएगा, तभी जाकर के ओवम बनेगा। यहाँ तक तो तुम छोड़ दो, ठीक है ना। यहाँ तक तुम क्या कर दो? भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ, ठीक। इस ओवम को भूल जाओ, ठीक है ना। अब देखो प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte में क्या होता है, ठीक। जैसे जैसे प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte की जब हम बात कर रहे हैं ना भाई, तो देखो होता क्या है कि ये लिखा है ना कई सारे oogonia, जिस इसी को हम तो क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं भैया फॉलिकल। क्या बोलते हैं सर? इसी को तो हम फॉलिकल्स बोलते हैं। अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ सर, इसी को हम क्या बोलते हैं? फॉलिकल्स बोलते हैं। अब इसी फॉलिकल के अंदर में क्या होती है? ग्रोथ होती है। ग्रोथ बोले तो डिफ्रेंसिएशन होती है, डिफ्रेंसिएशन होती है इसी फॉलिकल के अंदर में, डिफ्रेंसिएशन होती रहती है इसी फॉलिकल के अंदर में, चेंजेज होते रहती है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? इसी फॉलिकल के अंदर में चेंजेज होता रहता है, ठीक। अब यही जो चेंज है, इसी फॉलिकल के अंदर में जो चेंज है, इसी को हम पूरा का पूरा इस oogenesis के अंदर में थोड़ा और पढ़ते हैं, ठीक। तो देखो कौन कौन सी चेंजेस होती है और कैसे होती है, इसको भी थोड़ा ध्यान से समझते हैं, ठीक। पहले देखो, एक होता है प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है ना। पहले बनता है क्या? प्राइमरी फॉलिकल। ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी oocyte ही है। समझ में आ गया क्या? प्राइमरी फॉलिकल जो है प्राइमरी oocyte ही है, ठीक। फिर इस प्राइमरी फॉलिकल के अंदर में देखो होता क्या है
यहाँ पे ऐसा रहेगा, ठीक है ना? ऐसा रहेगा इस प्राइमरी फॉलिकल। फिर इस प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर क्या होता है ना, ऐसे कई सारे ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, ठीक? फिर इस प्राइमरी फॉलिकल से बन जाता है क्या तुम्हारा सेकेंडरी फॉलिकल। अरे समझ में आया क्या? सेकेंडरी फॉलिकल जब बनेगा तो बहुत सारे यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर और ज्यादा ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर क्या हो जाती है, डिपोजिट होना शुरू हो जाती है। समझ में आया क्या? देखो जैसे ही भैया ये सेकेंडरी फॉलिकल बनती है, क्या बोला, जैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल बनती है, देखो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, ये प्राइमरी oocyte से लेकर के सेकेंडरी oocyte तक होता है। प्राइमरी oocyte से लेकर के ये सेकेंडरी oocyte जो पूरी की पूरी चेंज हम बोल रहे हैं ना, प्राइमरी oocyte जो है मियोसिस वगैरह होता रहेगा और साथ के साथ ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस मैं जो बता रहा हूँ प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल, ये भी सब होता है, ठीक है ना? मतलब प्राइमरी oocyte से लेकर के जब सेकेंडरी oocyte बन रहा है ना, ये जो पूरे की पूरे में जो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 की जो भी डिवीजन है ना, तो मतलब प्राइमरी oocyte से लेकर के सेकेंडरी oocyte तक के बीच में ये सब बनता है। प्राइमरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है। अब देखो साहब, जब सेकेंडरी फॉलिकल बनता है ना, तो जैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है, अब टाइम पे इस टाइम पे ये जो दोनों फॉलिकल्स के ये सॉरी ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर है ना, ये क्या होनी चाहिए, डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना? और जोना पिलूसिडा की लेयर बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना? जोना पिलूसिडा की लेयर जो होते हैं यहाँ तक आते आते मतलब अब ये शुरू कर देंगे, जस्ट शुरू करेंगे बनाना, और सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर में ये दो लेयर में ऐसे बटना शुरू हो जाते हैं, ठीक? इसके बाद तुमको पता है यहाँ पे फिर बनेगा 3 डिग्री। 3 डिग्री बोले तो टर्शियरी फॉलिकल बनना शुरू हो जाता है, ठीक? जैसे ही भाई देखो यहाँ पे टर्शियरी फॉलिकल बनना शुरू हुआ ना, अब यहाँ पे जोना पिलूसिडा की जो लेयर है पूरी अच्छे तरीके से बन जाएगी। समझ में आ गया है ना? यहाँ पे जोना पिलूसिडा की लेयर जो है फॉर्म फॉर्म हो चुकी रहेगी और कई सारे ग्रेनुलोसा सेल्स जो है सब जोना पिलूसिडा की लेयर बना चुके होंगे, ठीक? अब इसी टर्शियरी फॉलिकल के बाद क्या बनता है, मेच्योर फॉलिकल बनता है। ध्यान से सुनना, इसी टर्शियरी फॉलिकल के बाद क्या बनता है, मेच्योर फॉलिकल बनता है, ठीक? मेच्योर फॉलिकल को ही हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी मेच्योर फॉलिकल को क्या बोलते हैं सर? तो इसी मेच्योर फॉलिकल को हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। अब देखो जो टर्शियरी फॉलिकल बना है ना, इस टर्शियरी फॉलिकल की कुछ क्या होती है, इस टर्शियरी फॉलिकल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे कि यहाँ पे फ्लूइड फिलेट कैविटी पाया जाएगा, एंट्रम बन जाएगा, ठीक है ना? फ्लूइड फिलेट कैविटी जिसको बोलेंगे एंट्रम, ये सब बन के इसी टर्शियरी फॉलिकल के अंदर में तैयार हो जाएगा, ठीक है ना? और ज़ोना पिलुसिडा की लेवर बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई देने लगेगी, ठीक है ना? चलो अब ये जो चीज है ये कहाँ पे लिखा है, इसको एनसीईआरटी में देखते हैं। फिर अगेन इसी स्लाइड पे आकर के फिर मैं तुमको दोबारा एक बार समझाऊंगा, ठीक? जय श्री सीताराम। देखो यहाँ पे क्या है भाई, देखो ब्लड वेसल्स, ब्लड एक ये स्ट्रक्चर किसका है, तो देखो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो तुम देख रहे हो ये ओवरी के अंदर का स्ट्रक्चर है, और ओवरी के ध्यान से सुनना, इस जो ओवरी के मैंने दो लेयर बताए थे, आउटर वाला जो होता है ओवरी का, मतलब जो बाहर वाला होता है, आउटर वाला जो होता है ना, एक क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है। इनर वाला क्या होता है, तो इनर वाला सर मेडुला होता है। अरे होता है कि नहीं होता है, ओवरी के अंदर में आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। तो ये जो पूरा का पूरा कहानी चल रहा है किसके अंदर में हो रहा, कॉर्टेक्स के मेडुला की, तो मेडुला के अंदर में ये पूरा का पूरा पूजेनेसिस का प्रोसेस है, देखो धनादन चल रहा है। ओवरी के अंदर में बताओ ब्लड वेसल्स की सप्लाई होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल सर, ओवरी के अंदर में ब्लड वेसल्स की सप्लाई होनी होगी ही होगी और होती भी है। तो देखो ओवरी के अंदर में यहाँ पे क्या हो गया, ब्लड वेसल्स की बहुत ही अच्छी सप्लाई तुमको मिल गई, ठीक? अब देखो क्या है, इस ओवरी के अंदर ब्लड वेसल्स की सप्लाई के बाद आगे बढ़ते हैं जस्ट से। हाँ भाई, तो पढ़ा जाए, ठीक? तो यहाँ पे देखो प्राइमरी फॉलिकल बन गया। अब प्राइमरी फॉलिकल देख रहे हो कितना छोटू सा बना है भाई, एकदम छोटू सा देख रहे हो ना, यही है प्राइमरी फॉलिकल। अब देखो सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा। ये जो फॉलिकल तुम्हें दिखाया गया है इसका नाम तो नहीं लिखा गया है, लेकिन प्राइमरी फॉलिकल से थोड़ा सा जो बड़ा है, थोड़ा सा जो बड़ा है, इसको क्या बोलेंगे हम,
सेकेंडरी फॉलिकल बोलेंगे, ठीक है ना। सेकेंडरी फॉलिकल देखो यहाँ पे जो ग्रेनुलोसा लेयर्स है ना, ये ऐसे आपस में थोड़ा सा सही होना शुरू हो गई हैं। जब इसको जूम करके देखना अपने मोबाइल के अंदर में, ठीक है ना, तुमको अच्छे से दिखाई देगा। इसके बाद देखो ये जो है टर्सरी फॉलिकल बन गया। टर्सरी फॉलिकल शोइंग क्या लिखा है, एंट्रम। तो लिखा है कि टर्सरी फॉलिकल को कैसे पहचानते हैं। तो टर्सरी फॉलिकल को हम देख कैसे पहचानते हैं कि यहाँ पे जो फ्लूइड फिलेट कैविटी है ना, इसी को हम एंट्रम बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो फ्लूइड फिलेट कैविटी, इसको क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं। और इसके अंदर में, इसके अंदर में देखो यहाँ पे सेकेंडरी ओसाइट यहाँ पे बैठा रहेगा, समझ रहे हो ना। यहाँ पे सेकेंडरी ओसाइट यहाँ पे बैठा रहेगा, मतलब यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी ओसाइट है और यहाँ पे एंट्रम है। मैंने क्या बोला था, टर्सरी देखो यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल है ना, तो यहाँ पे प्राइमरी ओसाइट से लेकर के अपना सेकेंडरी ओसाइट तक पूरा का पूरा प्रोसेस कराना है, ठीक है ना। प्राइमरी ओसाइट से लेकर सेकेंडरी ओसाइट तक ये पूरा का पूरा जो ग्रेनुलोसा सेल्स है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्सरी फॉलिकल बनने की जो कहानी है, यहाँ तक कराना है, ठीक है ना। देखो प्राइमरी फॉलिकल तक प्राइमरी ओसाइट था, ठीक है ना। इसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल बन गया ना, सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, फिर टर्सरी फॉलिकल बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेकेंडरी ओसाइट रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल सर यहाँ पे सेकेंडरी ओसाइट तो बन चुका रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब डिवीजन वगैरह तो हो चुका रहेगा इस स्टेज तक आते आते, ठीक है ना। यहाँ तक आते आते डिवीजन जो वहां पे अटका था ना, मियोसिस वन अटका था ना, उसका फंस गया था वहां पे, तो यहाँ तक आते आते इसका मियोसिस वन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो जब मियोसिस वन जब कंप्लीट हो गया तो क्या बन गया है, यहाँ पे तुमको दो लेयर दिख रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स ऐसे आपस में इकट्ठा हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो बहुत सारे सेल्स आपस में इकट्ठा हुए हैं ना, तो यहाँ पे टर्सरी फॉलिकल बन गया, सॉरी, हाँ ये टर्सरी फॉलिकल बन गया। और यहाँ पे इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी उस साइट बोल देंगे, और ये फ्लूइड फ्लूइड कैविटी जिसको हम एंट्रम बोल दे रहे हैं। फिर ये आगे चल के जो टर्सरी फॉलिकल है, ये आगे चल करके मेच्योर हो जाएगा और ज्यादा मेच्योर होगा। तो जो मेच्योर फॉलिकल होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। अभी मैंने तुमको लिख के दिखाया है। अब यही ग्राफियन फॉलिकल जो होता है ना, मेस्टोर साइकिल के दौरान में कौन रप्चर होता है, तो जो ग्राफियन फॉलिकल है या फिर जो मेच्योर फॉलिकल है, यही मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, एमसी के टाइम पे ये रप्चर हो जाएगा। लिख दें क्या इसको, ठीक है ना। ये जो है एमसी टाइम पे यही क्या होता है, रप्चर होता है, ठीक। अगर ये फूटेगा, जब रप्चर होगा तब जाकर के यहाँ पे देखो, पहले एनसीईआरटी में तुम चेक करोगे ना, ये हमारी नई वाली एनसीईआरटी, यहाँ पे तुम चेक करोगे तो फर्स्ट एडिशन में यहाँ पे ओवम लिखा हुआ था, ठीक है ना। अभी इसने करेक्ट कर दिया है, बहुत अच्छा किया है। यहाँ पे सेकेंडरी ओसाइट रिलीज कराया है, कब, एमसी के टाइम पे। एमसी के टाइम पे सेकेंडरी ओसाइट ही रिलीज होता है, ये तो मैंने तुमको पहले ही बता दिया, ठीक। देखो ये जो सेकेंडरी ओसाइट है ये तो रिलीज हो गया ना। देखो ये जो है ये सेकेंडरी ओसाइट, तो इसको हम सेकेंडरी ओसाइट बोल रहे हैं, जो कि यहाँ पे रिलीज हो गया। अब ये जो बाकी का इसका जो खोखला बचा ना, ये जो खोखला बचा, मतलब ये अंडा तो बाहर आ गया, बाकी का जो अंडे का मान लो जो कवर होता है, ठीक है ना, ये जो खोखला हुआ, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सर हम कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं इसको, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, समझना है ना, ये कॉर्पस ल्यूटियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अभी मैं तुमको इसको थोड़ा सा लिंक कर दूंगा किससे, मेस्टोसाइकिल के दोस्त से। तब जब तुम पढ़ोगे ना, तब तुमको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, समझ में आएगा। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये देखो प्राइमरी फॉलिकल से लेकर के, समझ में आया ना, प्राइमरी फॉलिकल से लेकर के तुम्हारा सेकेंडरी फॉलिकल जब बन रहा है, जो मियोसिस वन मियोसिस टू जो भी चल रहा है ना, ठीक है ना, इस पूरे प्राइमरी फॉलिकल से लेकर सेकेंडरी फॉलिकल से, मतलब मियोसिस वन हो चुका है, मियोसिस टू तो बाद में होगा। तो इसके बीच के ड्यूरेशन में, इसके बीच के गैप में, ये प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल में तो कन्वर्ट होता ही होता है। तो प्राइमरी ओसाइट से लेकर के सेकेंडरी ओसाइट, इसको हम फॉलिकल ना लिख करके ओसाइट बोले। तो प्राइमरी ओसाइट से लेकर के जो सेकेंडरी ओसाइट तक तो बनता ही है, पर उसके बीच में ये सारे सारे साइकिल चलते हैं, ये सारे जो इवेंट है ये सब चलता है, तभी तो जाकर के मेच्योर फॉलिकल बन पाएगा। इसीलिए हम सेकेंडरी ओसाइट जो है एक मेच्योर फॉलिकल बन के तैयार है। समझ में आया क्या। अगर तुमको ये चीज समझ में आ गया ना, तो तुमको मान के चलो कि पूरा का पूरा ओजेनेसिस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। चलो ये एनसीईआरटी के बार हम लाइन में देखते हैं, एनसीईआरटी के लाइनों में क्या लिखा हुआ है, इसको एक बार ध्यान से देखते हैं। इसके लिए थोड़ा सा हम चश्मा लगाना पड़ेगा, चश्मा लगा के रेडी वाला देखते हैं, चलिए भाई। हाँ, क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट। देख रहा है ना, क्या लिखा है, मेच्योर फीमेल गैमेट। इसको थोड़ा सा और अच्छे से बोले, मेच्योर फीमेल गैमेट को क्या बोलेंगे, ग्राफियन फॉलिकल। करना है क्या, ग्राफियन फॉलिकल ही तो बना रहा है, मेच्योर फीमेल गैमेट बोले तो ग्राफियन फॉलिकल, ठीक। या फिर इसको और अच्छे तरीके से बोले तो हम क्या बनाना चाह रहे हैं,
यहाँ से पे पूरा का पूरा मेच्योर फीमेल गैमेट बनने बनने तक मतलब सेकेंडरी ओसाइट बन चुका रहेगा। इसको क्या बोलते हैं हम? oogenesis बोलते हैं, ठीक। oogenesis लिखा है ना, मार्केडली डिफरेंट फ्रॉम द स्पर्मेटोजेनेसिस। एक बार ये भी क्वेश्चन आ गया था, oogenesis इज सिमिलर टू द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो क्या लग रहा है, कहीं से लग रहा है ना भाई? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी बार नीट में आ गया था एक बार क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या लिखा है? oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देख रहा भाई क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे सीधे सीधे लिख दिया है कि कब हो जाता है oogenesis? तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है oogenesis का। व्हेन ए कपल्स ऑफ मिलियन गैमीट मदर सेल, मतलब कपल्स ऑफ ओगोनिया, दो दो मिलियन ओगोनिया, ठीक है ना, मतलब 20-20 लाख, ठीक है ना, आर फाउंड विद इन ईच फीटल ओवरी। हर एक फीटल ओवरी में 2 मिलियन ओगोनिया बन के तैयार हो जाता है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 2 मिलियन में 20 लाख हो गया, ठीक है ना। इतना तैयार होगा। उसके बाद क्या लिखा है? नो मोर ओगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद कर लो, ठीक है ना। एक बार जितना ओगोनिया भाई फीमेल बॉडी में बन जाता है ना, बन जाता है, उसके बाद कोई भी ओगोनिया न बनता है न ऐड होता है फिर जिंदगी में, ठीक है ना। फिर क्या लिखा है? दिस सेल स्टार्ट डिवाइस एंड इंटर इनटू द प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द मियोसिस वन। मतलब प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द मियोटिक डिवीजन, ठीक है ना। तो ये डिवाइड करना शुरू हो जाएगा और प्रोफेज वन में जाकर के अरेस्ट हो जाएगा। तो कौन प्राइमरी साइट है? ये प्रोफेज फर्स्ट में जाकर के अरेस्ट हो जाता है, ठीक है ना। गेट टेम्परेली अरेस्टेड एट दिस स्टेज, इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी साइट, ठीक है ना। जो प्राइमरी साइट होता है किस स्टेज में जाकर अरेस्ट होता है? प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में जाकर के अरेस्ट हो जाता है। आगे लिखा है क्या? आगे क्या लिखा है? तो आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, ठीक है। अब क्या लिखा है यहाँ पे? अब लिखा है, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। लिखा है कि ईच प्राइमरी साइट देन गेट सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। देखो अर्थ आ गया ना। अब क्या है? इसके अंदर ग्रेनुलोसा सेल्स बनता रहेगा और पूरा का पूरा प्रोसेस जो भी मैंने तुमको समझाया, ये पूरा ऐसे कंटिन्यू रहेगा ग्रेनुलोसा सेल। इसको बोलते हैं क्या हम? प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल बन गया, ठीक है ना। मतलब प्राइमरी साइट को ही हम प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। समझ में आ गया क्या? A large number of these follicle degenerate during the phase from birth से puberty तक बहुत सारे डिजेनरेट हो जाते हैं और 60 से 80 हजार तक बच जाते हैं प्यूबर्टी आते आते। कब आते आते? प्यूबर्टी आते आते 60 से 80 हजार ही फॉलिकल केवल ओवरी के अंदर में बच जाते हैं, जो हर एक मेस्टोसाइकिल के दौरान रिलीज हो जाते हैं। एक बीमारी होती है ना फॉलिकुलर एट्रेसिया, ठीक है ना, इसमें बहुत सारे फॉलिकल क्या हो जाते हैं? डिजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कई सारे फीमेल के अंदर में ऐसा भी होता है कि ओवरी के अंदर में एग ही नहीं बच पाता है यार, ठीक है ना। उनकी मतलब प्यूबर्टी आते आते ना उनकी ओवरी में क्या होता है? एग ही नहीं बच पाता, ऐसा भी कंडीशन देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। तभी जा करके जो है एआरटी वगैरह हम लोग करा होता है ना, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, आईवीएफ वगैरह का तभी लेना पड़ता है, ठीक। चलिए साहब इसके आगे हम बढ़ जाते हैं। आगे कैसे बढ़े? तो इतने फॉलिकल बच जाते हैं हर एक ओवरी में, ठीक है ना। द प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड मोर लेयर ग्रेनुलोसा सेल्स एंड न्यू थीका आर कॉल्ड द सेकेंडरी फॉलिकल। देखो अब यहाँ पे थीका लेयर का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, मतलब जो जोना पेलोसिडा है ना, ये बनना शुरू हो जाता है। कहाँ पे? यहीं पे बनना शुरू होता है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में थोड़ी सी एक जगह पे और गलती है, मैं तुमको आगे दिखा दूंगा, ठीक है ना। मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल न्यू थिकल, इसको बोलते हैं क्या? सेकेंडरी फॉलिकल। समझ में आ गया क्या? यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। अब देखो सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू द टर्शियरी फॉलिकल व्हिच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लैट कैविटी, जिसको बोलते हैं एंट्रम। जैसे सेकेंडरी फॉलिकल बनता है ना, तुरंत टर्शियरी फॉलिकल के अंदर में कन्वर्ट हो जाता है। और टर्शियरी फॉलिकल को कैसे पहचानते हैं? तो एक सेकेंडरी साइट होगा और उसमें फ्लूइड फिलेट कैविटी होगा जो कलरलेस होगा या फिर थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है, जिसको हम बोलते हैं एंट्रम, ठीक है ना। देखो the theca layer is organized into theca interna and outer theca externa। अब तुमको समझ में आ गया क्या? जो यहाँ पे थीका लेयर है ना, ये सेकेंडरी साइट में बनना शुरू शुरू हो जाता है, ठीक है ना। जो सेकेंडरी फॉलिकल है ना, सॉरी, जो सेकेंडरी फॉलिकल है इसके अंदर में बनना शुरू हो जाता है थीका का लेयर। और जैसे ही ये वाली कंडीशन आती है, जैसे ही कौन सी ये वाली कंडीशन आती है, कौन सी? मेच्योर फॉलिकल की जब कंडीशन आती है ना भाई, तब जाकर के पूरा का पूरा बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड हो चुका रहता है। समझ में? द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इनर, जिसको बोलते हैं थीका इंटरना, और आउटर को क्या बोल रहे हैं? थीका एक्सटर्ना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा है? यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन। थोड़ा सा अपना ध्यान दे देना भाई, एनसीईआरटी लिख रहा तो ध्यान दे देना, ठीक है ना। हम बोलते तो नहीं ध्यान देते, पर अभी थोड़ा ध्यान दे दो। सॉरी सर। At this stage, the primary oocyte within the tertiary follicle grow in size and complete its first meiotic division। अब इस तभी जा करके देखो, अब तुमको समझ में आ गया क्या?
ये यहाँ तक आते-आते मतलब टर्शियरी फॉलिकल तक बनते-बनते, ठीक है ना? टर्शियरी फॉलिकल के बनते-बनते जो वहाँ पे मियोसिस 1 में जो अरेस्ट था ना, यहाँ तक आकर के कंप्लीट हो जाता है। अब इस लाइन से नीट के अंदर में इतनी बार क्वेश्चन पूछते हैं और यहीं से कंफ्यूज करता है। यहाँ पे लिखा ना इम्पोर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन बस, लेकिन बच्चे क्या है अटेंशन ड्रॉ ही नहीं देते हैं। At this stage, the primary oocyte within the tertiary follicle grow in size and complete it first meiotic division। मतलब यहाँ तक क्या टर्शियरी फॉलिकल बनते-बनते जो मियोसिस 1 है कंप्लीट हो जाता है। याद हो गया ना? मियोसिस 1 है कब तक कंप्लीट हो जाएगा? तो टर्शियरी फॉलिकल बनते-बनते मियोसिस 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिस इज अनइक्वल डिवीजन, ये सब हम जानते हैं कि अनइक्वल डिवीजन होता है, छोटा सा पोलर बॉडी बनता है और बड़ा सा यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बन जाता है, ठीक है ना? रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हेप्लाइड सेकेंडरी oocyte और छोटा सा टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाता है, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे लिखा है कि जो सेकेंडरी oocyte होता है ना रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म, मैंने तुमको पहले ही बोला है। अब द प्राइमरी oocyte, कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज फॉर दिस? हाँ भाई इसका एडवांटेज है, क्योंकि ये जो सेकेंडरी oocyte है ना इसका एडवांटेज क्या है मैं तुमको बता देता हूँ, क्योंकि नीट में हो सकता है अगली बार यही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना? इसका एडवांटेज ये होता है कि बल्क ऑफ साइटोप्लाज्म रिटेन इसलिए किया है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिटिव फ्लूइड होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल सर, बहुत सारे न्यूट्रिटिव फ्लूइड होंगे। तो इसको कब तक मतलब वहां पे जाकर के सर्वाइव करना है, ठीक है ना? जब तक स्पर्म नहीं आ जाता है ना? तो सेकेंडरी oocyte हर एक मेस्ट्रुअल साइकिल के दौरान में रिलीज होता रहेगा, ठीक है ना? तो इसको तब तक सर्वाइव करना है ना भाई। हाँ, जैसे सेकेंडरी oocyte बना है तो सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा तो इसको लार्ज डे तक मतलब सस्टेन करके रखना है और स्पर्म आएगा, फ्यूजन होगा, तब जाकर के पूरा का पूरा एम्ब्रायो वगैरह भी तो बनाना है। अरे यही सेकेंडरी oocyte ओवम बनेगा, यही आगे चल के ना एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करेगा जाइगोट का। तो वहां पे नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा? तो जो साइटोप्लाज्म है यहीं से नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो मतलब तुम नरिशमेंट वाला अगर ऑप्शन मिल रहा है, रीजन मिलेगा ना, असर्शन रीजन यहाँ से क्वेश्चन बनेगा नीट के अंदर में, तो अगर ऐसा दे रहा है तो तुम नरिशमेंट वाला यहाँ पे ऑप्शन मार करके आना, ठीक है ना? इसका एडवांटेज क्या है? तो नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो, समझ में आया क्या? नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो या फिर हाँ, नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो, ठीक है ना? नरिशमेंट टू द जाइगोट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फ्यूचर या फिर फर्दर एम्ब्रायो, ठीक? फर्स्ट अनिपोलर बॉडी फॉर्म आउट ऑफ द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डिजनरेट, ठीक है ना? अब क्या लिखा है कि जो ये टाइनी फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन के बाद जो पहला पोलर बॉडी है ना, इसका काम क्या है? आगे कुछ डिवीजन करता है कि डिजनरेट कर जाता है, तो इसके बारे में हमें पता ही नहीं है, जैसा कि एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, ठीक? एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। देखो तुम्हारे आंख के सामने ही मैंने दिखा दिया कि एनसीईआरटी कह रही है कि हम नहीं जानते हैं, ठीक है ना? जब एनसीईआरटी नहीं जानती है तो हम कहाँ से जानेंगे, ठीक? आगे बढ़ जाते हैं। क्या लिखा है? द टर्शियरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल। समझ में आ गया ना? तो जो टर्शियरी फॉलिकल आगे मैच्योर फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब यहाँ पे पूरी की पूरी जो जोना पेलुसिडा वगैरह की जो लेयर है ना बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगी। थीका एक्सटर्नल, थीका इंटरनल, आगे चल के बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होकर के जोना पेलुसिडा की लेयर बना देंगे। यहाँ पे जोना पेलुसिडा की, यहाँ पे देख रहे हो ना, यहीं पे जोना पेलुसिडा की लेयर बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं साहब। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स ए न्यू मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं क्या? जोना पेलुसिडा, ठीक है? तो अब जो सेकेंडरी oocyte है ना, ये नई मेम्ब्रेन बना लेगी, मतलब थीका एक्सटर्नल, थीका इंटरनल, यही मिल करके क्या बन जाती है? एक नई मेम्ब्रेन बन जाता है। उसको क्या बोलते हैं? जोना पेलुसिडा। सराउंडिंग इट द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte। अब क्या है कि ग्राफियन फॉलिकल कब रिलीज हो टूटेगा, ठीक है ना? जब एमसी के दौरान पे एलएच सर्ज होता है, बताएंगे। जब एमसी आता है ना तो एलएच हार्मोन्स अचानक से बहुत तेजी से बढ़ जाता है, जिसको एलएच सर्ज बोलते हैं। और ये जो मतलब ये जो पूरा का पूरा जो ये मसाला बन के तैयार है ना, जो मेच्योर फॉलिकल या फिर ग्राफिन फॉलिकल अभी बच के तैयार है ना, ये पूरा का पूरा फूट जाएगा, सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाएगा और ग्राफिन फॉलिकल का डब्बा ओवरी के अंदर में ही रह जाता है, ठीक है ना? तो देखो ओवम बन गया फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस जिसको बोलते हैं ओवुलेशन। समझ में आ गया ना? पूजेनेसिस क्या है? ओवा का फॉर्मेशन कराना। ओवुलेशन क्या है? सेकेंडरी oocyte का रिलीज होना। कहाँ से? तो ओवरी के अंदर से, ठीक है ना? इसको हम बोलते हैं ओवुलेशन, ठीक है ना? रिलीज ऑफ द देखो सेकेंडरी oocyte, ठीक है ना? रिलीज ऑफ द सेकेंडरी oocyte का बनना, इसको हम ओवुलेशन बोलते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis? तो ये तो मैंने तुमको पहले ही अभी दिखा दिया है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या-क्या मेजर अंतर हुआ करते हैं। उम्मीद है यार ये तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या लिखा है, पूरा का पूरा यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समझा दिया है। और आगे का भी मैंने तुमको पूरा का पूरा जो फंडामेंटल्स था ये भी मैंने तुमको समझा दिया है। देखो
अब मेस्टर साइकिल के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओवुलेशन हो गया ना, तो अब यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा होगा, तो सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है, ठीक। और यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है, तो भैया यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम है, ठीक है ना, कॉर्पस ल्यूटियम है। अब ये बन के तैयार है, ठीक। तो देखो सेकेंडरी oocyte का तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा कि सेकेंडरी oocyte आगे चल के, ठीक है ना, स्पर्म के साथ क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा, और यहाँ पे एक जाइगोट और डेवलपिंग एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा। पर व्हाट इज द फेट ऑफ द कार्पस ल्यूटियम, ठीक है ना, कार्पस ल्यूटियम का क्या होगा, मुर्गी क्या जाने का क्या होगा, तो वही कहानी है, ठीक है ना। यहाँ पे बस मुर्गी नहीं जान रही, तो चलो यहाँ पे हम समझते हैं कि व्हाट इज द फेट ऑफ द कार्पस ल्यूटियम। एक क्वेश्चन है बोर्ड के अंदर में बहुत बार आता है और नेट के अंदर में, कि फेट, फेट बोले तो फ्यूचर, ठीक है ना, फ्यूचर ऑफ कॉर्पस, सॉरी, फ्यूचर ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। सर कॉर्पस ल्यूटियम का फ्यूचर क्या है, देखो कॉर्पस ल्यूटियम का फ्यूचर क्या है, ये जो डब्बा बन एक तो रिलीज हो गया, ठीक है ना, जो कॉर्पस ल्यूटियम जो डब्बा ढक्कन बन के, ढक्कन ऐसा ऐसा फुल टाइप से ऐसा ऐसा था ना, इसका फ्यूचर क्या है, ठीक। तो देखो, इफ प्रेगनेंसी अकर, इफ प्रेगनेंसी अकर, क्या लिखा, अगर प्रेगनेंसी, अगर फीमेल प्रेग्नेंट हुई, तो इफ प्रेगनेंसी, इफ प्रेगनेंसी नॉट अकर, ठीक है ना, अरे कोई जरूरी थोड़ी है कि हमेशा फीमेल की बॉडी में स्पर्म जाएगा, ठीक है ना, हर एक मीटोसाइकिल के दौरान में हमेशा स्पर्म, हमेशा कॉपुलेशन हो, ऐसा जरूरी नहीं। देखो स्पर्म कब जाएगा, जब कॉपुलेशन होगा, ठीक है ना, पर कोई जरूरी थोड़ी है कि पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल के दौरान जब जब एमसी आता है तो रिप्रोडक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। ऐसा तब कब होगा, जब शादी होगा तभी तो होगा भाई। इफ प्रेगनेंसी अकर, अगर प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है ना, तो एक कार्पस ल्यूटियम तब जा करके, तो कॉर्पस ल्यूटियम सस्टेन करेगा। सस्टेन्ड कब तक करेगा, मतलब ओवरी के अंदर में ही रहेगा, कब तक, 9th मंथ तक ये ओवरी के अंदर में रहेगा, समझ में आया क्या, 9 मंथ तक क्या रहेगा, ओवरी के अंदर में रहेगा। खैर 3 मंथ तक कुछ स्टैंडर्ड किताबों में बोलता है 3 मंथ तक, पर जब तक प्रेगनेंसी रहती है तब तक के कार्पस ल्यूटियम तो यहाँ पे रहेगा और हार्मोन सिक्रेट करेगा। 1 मिनट, तो तुम थोड़ा सा यहाँ पे काम देखो, कार्पस ल्यूटियम का पता है क्या काम होता है, कार्पस ल्यूटियम का काम होता है बॉडी के अंदर में प्रोजेस्ट्रॉन को खूब ज्यादा सिक्रेट कर। जब मैं तुमको एमसी पढ़ाऊंगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि बॉडी के अंदर में प्रोजेस्ट्रॉन खूब ज्यादा रिलीज करने का काम कौन करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम कब रहेगा, तो देखो जब अगर प्रेगनेंसी हो गई तभी तो रहना इसका वाजिब है, तभी तो इसके रहने का कोई इंपॉर्टेंस है। अरे भाई प्रेगनेंसी ही नहीं है तो फिर कॉर्पस ल्यूटियम को रख के क्या करेंगे, प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या, प्रोजेस्टेरॉन तो एक प्रेगनेंसी हार्मोन है ना, तो प्रेगनेंसी हार्मोन्स की जरूरत कब पड़ेगी, जब फीमेल प्रेग्नेंट होगी। अगर फीमेल जब प्रेग्नेंट हो गई तब तो इस कॉर्पस ल्यूटियम का काम है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन निकालता है और प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन्स होता है और फीमेल बॉडी के अंदर में पाया ही जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक। प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है तो ये सस्टेन कर जाएगा 9 मंथ तक। देखो ये कुछ, वैसे तो 3 मंथ तक क्या होता है, बहुत ही शुरुआत के जो मंथ होते हैं ना, बहुत ही अच्छे तरीके से ये अपना प्रोजेस्टेरॉन निकालता है, पर जैसे ही एक बार ना अम्बिलिकल कॉर्ड बन जाता है या फिर जैसे ही प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है ना, तो प्लेसेंटा भी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट करना शुरू कर देती है। मैं तुमको आगे पढ़ाऊंगा कि प्लेसेंटा भी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट करना शुरू कर देती है, तो जा करके इसका काम उतना नहीं रह जाता है, ठीक है ना, क्योंकि प्लेसेंटा बहुत ही अच्छा खासा प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करती है, ठीक। अगर प्रेगनेंसी नहीं रहा तो ये क्या कर जाएगा, तुमको भी पता है, ये डीजनरेट कर जाएगा, क्योंकि जब तक प्रेगनेंसी ही नहीं रहेगी तो क्या करेंगे हम कॉर्पस ल्यूटियम को रख करके झूठ में फालतू में कबाड़, ठीक है ना। अरे समझ में आया क्या, जब प्रेगनेंसी ही नहीं रहेगी तो कॉर्पस ल्यूटियम का कोई रखने का कोई मतलब बनता नहीं है। ये मैं ब्लर क्यों आ, ठीक, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डिजनरेट हो जाएगा, समझ में आया क्या। तो ये पूरा का पूरा फेट है कार्पस ल्यूटियम का, और मैंने तुमको बता ही दिया इसका काम क्या है, ठीक है ना। जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं बना है तब तक ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये अपना काम करेगा। उम्मीद है यार ये तुमको पूरा का पूरा लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और मैंने भी यार अपने साइड से पूरा का पूरा कोशिश करा है, जितने भी अच्छे तरीके से मैं तुमको समझा पाऊँ उतना अच्छे तरीके से यार समझाने का मैंने कोशिश किया। थोड़ा सा ऑनलाइन में थोड़ा सा बहुत अंतर तो रहेगा ही, पर उम्मीद करते हैं यार तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, और इससे बनने वाले यार तुम हर एक सवाल कर सकते हो जो एनसीईआरटी से बाहर बने। कोई भी बुक लगाओ जा करके, हेन तेन फलाना ढिमकाना जितना तुमको किताब मिले सब जाके लगाओ एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, और लेक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से नोट करने के बाद सारा का सारा क्वेश्चन हमारा आशीर्वाद है, जाओ बच्चा एकदम सही हो जाएगा, है ना। चलिए भाई इसी तरीके से हमारे साथ पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।